रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमेश एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी काली, छोटी बेटी पूजा, तीसरी बेटी रानी। जहां बाप के लिए एक बेटी की शादी करना मुश्किल होता है, वहीं गरीब रमेश अपनी 3 बेटियों की शादी को लेकर चिंता में था। सबसे ज्यादा उसे चिंता अपनी सबसे बड़ी बेटी काली की थी, क्योंकि जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका रंग रूप था, जिसकी वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और उसकी वजह से उसकी बाकी बेटियों की भी शादी रुकी हुई थी। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय वो अपने काम पर जा रहा था कि तभी उसकी पड़ोसन सरिता उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ रहते हो रमेश भाई साहब जी? आज बड़े दिन बाद दिखाई दिए आप, कहीं गए थे क्या? हाँ सरिता जी, अपनी बड़ी बेटी काली के लिए रिश्ता देखने गया था, लेकिन उसके काले रंग की वजह से कहीं बात नहीं बन पा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। भाई साहब आप परेशान मत होइए, जब आपकी लड़कियों के लिए रिश्ता मिलना होगा तो मिल जाएगा। सरिता जी, आप तो बचपन से ही देख रही हैं मेरी बेटियों को, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी की वजह से मेरी 2 बेटियों की शादी और रुकी हुई है। इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे समय निकल रहा है। मैं आपकी परेशानी अच्छे से समझ रही हूँ। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। बिना माँ के बेटियों को पालना, उनकी शादी करना बहुत बड़ी चीज होती है। फिर भी आपने अपनी बेटियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ के ना होने पर भी आपने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आप जानती हैं सरिता जी, आजकल तो लड़कियों की अच्छे घर में शादी 2 तरीके से ही होती है, या तो लड़की सुंदर हो या तो पैसे वाली हो। लेकिन मेरी बड़ी बेटी ना ही सुंदर है, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं ज्यादा दहेज देकर अच्छे घर में उनकी शादी कर सकूं। आप अपना मन छोटा मत करिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। आपको इतना सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपकी छोटी बेटी रानी की शादी की बात अपनी देवरानी के लड़के के साथ चला सकती हूँ। लेकिन सरिता जी, बड़ी बेटी को घर बिठाकर छोटी बेटी की शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बेटी को बिठाकर छोटी बेटी की शादी क्यों कर रहा है। लोग न जाने कितनी बातें बनाएंगे। आपको अपनी बेटियों के बारे में सोचना है या लोगों के बारे में? वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना। शादी तो आपको ही तीनों की करनी है ना, जिसकी जैसे मिले कर दीजिए। आप सोच लीजिए शाम तक और मुझे बता दीजिए। अगर आपकी हाँ हुई तो मैं आगे बात बढ़ाती हूँ। सरिता इतना कहकर अपने घर चली जाती है और रमेश भी अपने काम पर चला जाता है। कुछ समय बाद रमेश काम से लौटकर घर आता है और बहुत सोचने समझने के बाद वो सरिता की बात मान लेता है और अपनी बड़ी बेटी से पहले अपनी छोटी बेटी रानी की शादी पहले करने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद सरिता लड़के वालों से बात करके उन्हें मिलने के लिए घर बुलाती है। अगले दिन लड़के वाले रमेश के घर आते हैं। तभी उसकी बड़ी बेटी काली सबके लिए चाय नाश्ता लेकर वहां आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ मालती कहती है, जेठानी जी, आप ये किन लोगों के घर लेकर आई हो हमें? इनका ना तो घर अच्छा है ना ही लड़की, कहीं तुम हमें धोखा तो नहीं दे रही हो? नहीं नहीं मालती, ये वो लड़की नहीं है जिसे हम देखने आए थे। ये तो इसकी बड़ी बहन है। इसकी शादी नहीं हुई अभी तक? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, इसकी जैसी काली लड़की से शादी कौन करेगा? मैं तो कभी सपने में भी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू ना बनाऊं। इस तरह किसी के घर में बैठकर उसकी बेटी की इंसल्ट करना ठीक नहीं है मालती। तुम पैसे वाली हो, ये लोग गरीब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनकी बेइज्जती करो, और पहले लड़की को तो देख लो तब बात करो। जेठानी जी, अब जो जैसा होगा उसके लिए वैसा ही कहा जाएगा ना। मुझे बस मेरी होने वाली बहू को दिखाइए, और किसी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इनकी ये बड़ी काली बेटी मुझे शादी में नहीं देखनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, आपको ये लड़की नहीं दिखाई देगी पूरी शादी में कहीं भी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रमेश की छोटी बेटी रानी वहां आती है और उसे देखते ही मालती उसे पसंद कर लेती है और पंडित को बुलाकर शादी की तारीख भी तय कर देती है। यूं ही समय निकलता है। समय के साथ तय किए हुए मुहूर्त पर रमेश की छोटी बेटी रानी की शादी सूरज नाम के लड़के से होती है। ऐसे ही थोड़ा समय और निकलता है। समय के साथ देखते ही देखते जैसे तैसे करके रमेश अपनी सबसे छोटी बेटी पूजा की भी शादी तय कर देता है। अब उसकी बड़ी बेटी काली ही बची थी। एक रोज काली मार्केट से सब्जियां लेकर लौट रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कमला उसे रोक कर कहती है, क्या बात है काली बेटी, आज तू सब्जियां लेने के लिए मार्केट कैसे निकल गई? तू तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तेरी दोनों छोटी बहनों की शादी हो गई सिवाय तेरे। अरे कब
कब तक तू ऐसे अपने गरीब बाप पर बोझ बनकर पड़ी रहेगी? आंटी जी, अगर आपने भी मुझे मेरे रंग को लेकर ताना मारने के लिए रोका है ना, तो मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत काम है। और बात है तो कोई बता दीजिए। अरे बहनों, जरा इस लड़की की अकड़ तो देखो, ना शक्ल ना सूरत ना कोई गुण, फिर भी इतना घमंड है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि इस काली सी को घमंड किस बात का है। आंटी जी, मुझे किसी बात का कोई घमंड नहीं है और ना ही मुझे किसी से कोई शिकायत है। जो भी है ये मेरी किस्मत है, जब मेरे नसीब में शादी लिखी होगी तो हो जाएगी। काली इतना कहकर अपने घर चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी रमेश वहाँ आता है, जिसे देखकर काली कहती है, पिताजी, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? लोगों को मेरे काले रंग के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? इंसान का स्वभाव कोई मायने नहीं रखता। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब किस्मत का खेल है और तू मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। लोगों का काम ही है बोलने का। तू उनकी बातों को एक कान से सुन और एक कान से निकाल दे और सारी चीजें किस्मत पर छोड़ दे। पिताजी, किस्मत पर क्या और कब तक छोड़ दूं? अगर भगवान ने मुझे काला रंग दिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मुझे ताने क्यों मारते हैं? उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता क्या? रमेश अपनी बेटी काली को समझा ही रहा था कि तभी उसकी सहेली रूपाली उसके घर आती है और उसे खुशी से गले लगाते हुए कहती है, काली, तेरा सपना पूरा हो गया। तेरा गवर्नमेंट टीचर में सिलेक्शन हो गया है। तूने एग्जाम में टॉप किया है। अब तू एक गवर्नमेंट टीचर बन गई है। तू सच बोल रही है ना? देख, इस चीज को लेकर मुझसे मजाक मत करियो। माँ कसम, मैं सच बोल रही हूँ। तेरी सरकारी नौकरी लग गई है। अब तू किसी के ऊपर बोझ नहीं है। देखा बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना कि भगवान कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। और आज मुझ गरीब की झोली में उसने सब कुछ डाल दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चल सभी मोहल्ले वालों को मिठाई खिलाकर आते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। इस बहाने मुझे ताना मारने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आपने सही कहा था, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगले दिन सुबह रमेश अपनी बेटी काली के साथ उसे सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहा था। तभी उसकी पड़ोसन कमला फिर उसके पास आती है और उसे हाथों में मिठाई का डब्बा लिए हुए देखकर कहती है, क्या बात है रमेश जी, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रहे हैं आप? आपकी काली बेटी का रिश्ता तय हो गया क्या? इसको किसने पसंद कर लिया? कमला जी, मेरी काली बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है, इसीलिए मैं पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रहा हूँ। जरूरी नहीं है ना कि आपको मेरी काली बेटी के अंदर कोई गुण ना दिखाई दे तो किसी को ना दिखाई दे। अगर मेरी जगह आपकी बेटी इस रूप रंग की होती तो क्या फिर भी उसे ऐसे ही ताने मारती, या कोई उसे ताने मारता तो आप बर्दाश्त करती? लेकिन आज मेरी उसी बेटी ने अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि लोग अब उसके रंग को नहीं बल्कि उसकी काबिलियत को देखेंगे। रमेश की बात सुनकर कमला को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो रमेश और उसकी बेटी काली से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से एक तरफ काली को अपने काले रंग के चलते मिलने वाले ताने और रमेश को अपनी गरीबी भरी जिंदगी से छुटकारा मिलता है। व्योम सो रहा था, तभी उसके कानों के पास उसका फोन बजता है, जिस पर प्राची का कॉल आ रहा था। उसकी आवाज सुनकर वो डर कर उठ जाता है और बोलता है, अरे कौन है जो सुबह सुबह मुझे परेशान कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसा बोलने की? प्राची बेबी, तुम? ओह सॉरी, गलती से बोल दिया मैंने, माफ कर दो। नो, अब मैं मम्मी जी से ही तुम्हारी शिकायत करूंगी। अरे यार, माँ को मत बोलो, वो मुझे फिर से डांटेंगी। अरे बेबी, मेरी बात तो सुनो। धत तेरे की, लगता है अब जान को मनाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर प्राची गुस्से में कैफे चली जाती है और मुंह फुलाकर बोलती है, समझता क्या है अपने आप को? एक तो इतने प्यार से कॉल किया ताकि प्यारे से गुड मॉर्निंग विश करो, आई लव यू जान कहकर उठाऊं, और ये मुझ पे ही चढ़ गया सुबह सुबह। बताऊंगी इसे तो मैं। वो गुस्से में ऐसे कर ही रही होती है कि व्योम आकर उसका प्यार से हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है, प्राची बेबी, ऐसे मत करो, तुम्हें लग गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगेगी तभी तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? बेबी, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। जहाँ भी जाओगी मुझे पता चल ही जाएगा, और इतने गुस्से में तुम यहीं आ सकती हो ये मैं पहले से ही जानता हूँ। इसी बात का तो कहीं तुम
फायदा नहीं उठा रहे ना मेरा, और तुमने मुझसे ऐसे बोला कैसे? हाँ बेबी यार, नींद में मुझे पता ही नहीं चला कि फोन किसका आया है। मुझे लगा शायद दोस्त होंगे और फोन बिल्कुल कान के पास रखा था। बहुत तेज की कान पर आवाज हुई, इसलिए थोड़ा रूडली हो गया। आई एम सॉरी ना प्राची, फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई लव यू यार। आई लव यू टू। आगे से ऐसा हुआ ना तो देख लेना, कटप्पा की तरह टकला कर दूंगी। छी, तुम मुझे ऐसे करोगी? मैं टकला अच्छा लगूंगा क्या अपनी शादी में? नहीं नहीं, छी, कितने गंदे लगोगे। ऐसे ही सही हो। हाँ तो फिर ऐसे मत बोला करो ना। अच्छा, शादी की शॉपिंग मुझे तुम्हारे साथ करनी है। पता है ना, घर वालों ने शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकाला है। हाँ पता है, कर लेना जब मन हो। ऑफिस से भागता हुआ आ जाऊंगा, बस एक कॉल कर देना। ओ मेरा जानू, इतना सारा प्यार। हाँ नौटंकी, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। आई नो तुमने कुछ खाया नहीं होगा। और इस तरह दोनों एक रोमांटिक सी जगह पर जाते हैं जहां वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी व्योम के पास उसकी माँ चेतना का कॉल आता है और वो उसे बोलती है, अरे बेटा तू बिना बताए कहाँ चला गया? पता है ना कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक घर से बाहर नहीं जाते। अरे माँ, वो मैं बस थोड़ा काम से बाहर आया था। तेरा काम मैं अच्छे से जानती हूँ। जरूर तू बहू से मिलने गया होगा, तेरे पास ही बैठी है ना अभी। हाँ, नहीं माँ, वो तो है ही नहीं। अरे रहने दे तू, मैं सब समझ चुकी हूँ। तू जल्दी से बहू को फोन दे दे। लो माँ से बात कर लो। जी मम्मी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बस बहू मैं बढ़िया। और अच्छे से सुन लो तुम दोनों, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दो। और वैसे क्या कर रहे हो तुम दोनों? खैर छोड़ो ये सब, खुश रहो तुम दोनों। और पंडित जी ने मुहूर्त बता दिया है तो बहू इसे बोल दियो कि हल्दी के फंक्शन का सामान लाना है। मैंने इसे लिस्ट भेज दी है। ठीक है मम्मी जी। पागल हो तुम, मुझे फोन क्यों दिया? तुम ही बात करते ना। माँ को तो पहले ही पता चल गया था कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, तो क्या करता। अच्छा, मम्मी जी ने शॉपिंग करने के लिए बोला है, हल्दी का सामान लाना है, तो चलो। ठीक है, चलिए मोहतरमा। इसी तरह दोनों हल्दी के फंक्शन का सामान लेने चले जाते हैं और आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाते हुए बोलते हैं, अच्छा देखो सारा काम हुआ या नहीं बताते जाना, मैं लिस्ट में पढ़ रही हूँ और टिक करती जाऊंगी। ओके। पूजा का सामान आ गया? हाँ। हल्दी आ गई? हाँ आ गई। डेकोरेशन वाले को कॉल किया? कर दिया। केटर्स को कॉल किया? उसने फोन नहीं उठाया, शाम को बात कर लूंगा। ओके। तुमने इसका खाना तो टेस्ट किया है ना? I mean, तुम श्योर हो ना? क्योंकि मेरी मम्मी ने इसी को शादी में खाना बनाने के लिए रखा है। हाँ पागल, अच्छा बनाता है वो, जान पहचान है उससे काफी। ओके, सब डन हो गया। चलो मुझे घर ड्रॉप कर दो। या तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया, शादी तक हम मिल नहीं सकते। अब मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग कैसे करूँगी? मैं हूँ ना, करवा दूंगा। बस तुम्हारा मेकअप से लेकर तुम्हारा लहंगा हील सब मैं शॉपिंग करवाऊंगा। ओके जान। ओए पागल हो क्या, सबके सामने? क्या करूँ, खुशी के मारे रहा ही नहीं गया। व्योम उसे उसके घर ड्रॉप करता है। अगले दिन हल्दी का फंक्शन होता है। व्योम को हल्दी लग रही होती है, जहाँ उसके दोस्त उसे हल्दी लगाते हुए बोलते हैं, अबे साले कैसे खुश होकर हल्दी लगवा रहा है? शादी के बाद तेरी खुशियाँ गम में बदल जाएंगी जब प्राची तुझे सताया करेगी। अबे तुझे क्यों दर्द हो रहा है? मुझे उसके सताने से, पीटने से, उसके गुस्से से भी प्यार है। कितनी क्यूट लगती है उस वक्त। हाय, देख रहे हो आंटी जी, आपका बेटा लट्टू है प्राची भाभी पर। मेरा बेटा बहू ही इतनी प्यारी लेकर आया है कि लट्टू फिरकी पहिया बोल सब है। और इस चक्कर में मुझे मत भूल जाइयो, समझा? वरना तेरी खैर नहीं। अरे माँ बहुत लग रही है, छोड़ो ना, कभी नहीं करूँगा। आप मेरी प्यारी माँ जो हो। अच्छा नीरज, इसकी हल्दी छुड़वा दे, इसकी उतरी हुई हल्दी बहू को लगवानी है। इतना सुनकर नीरज उसकी उतरी हुई हल्दी एक बाउल में डालता है और प्राची के घर लेकर जाता है, जहां उसके घर वाले बारी बारी से उसे हल्दी लगाते हैं। हल्दी चढ़ने के कुछ देर बाद उसके चेहरे का निखार देखकर उसकी सहेलियां उसे छेड़ती है। तभी प्राची की माँ सविता बोलती है, अरे मेरी बेटी को ऐसे तंग मत करो। देखो व्योम के प्यार का रंग कैसे उस पर चढ़कर बोल रहा है कि व्योम प्राची से कितना प्यार करता है। माँ आप भी मेरी टांग खींच रही हो ना? प्राची ये कहकर शर्माती हुई अंदर चली जाती है और मिरर में खुद को देखकर शर्मा के बोलती है, सच में मुझे व्योम के प्यार का रंग चढ़ गया है। कितना ग्लो कर रहा है ना मेरा फेस। हाँ लगाई हल्दी है, पर पीली की जगह तो तू शर्मा शर्मा कर लाल हुए जा रही है।
कहो तो व्योम को भेज दूं तेरी फोटो। माँ, आप फिर से मेरी टांग खींच रही हो ना। अरे मैं अपनी बेटी की सिर्फ माँ थोड़ी हूँ, दोस्त भी तो हूँ उसकी। और ऐसा मैंने झूठ क्या बोला, तो इतनी लाल हो ही गई है पागल सी। अब जा जाकर कुछ खा ले, वैसे भी पूजा खत्म हो गई है। ठीक है माँ, फिर मैं आराम करूँगी, डिस्टर्ब मत करना। ठीक है बेटा। इतना बोलकर प्राची रेडी हो जाती है और व्योम के कॉल करते ही घर के पीछे वाले दरवाजे से छुपकर उसके साथ अपनी शादी की शॉपिंग करने चली जाती है, जहां प्राची लहंगे सिलेक्ट करती है और व्योम को दिखाती है। व्योम इशारे से उसे मना कर देता है। फिर कुछ देर बाद वो एक डमी पर लहंगा देखता है और उसकी चुन्नी प्राची को उड़ाकर बोलता है, इसमें तुम बिल्कुल मेरी दुल्हनिया लग रही हो। अच्छा है ना ये वाला? बहुत ही ज्यादा प्रिटी है पागल। चलो अब मुझे मैचिंग की ज्वेलरी, कुंदन वाला हार और प्यारा सा मांग टीका, इसी कलर का चूड़ा, नेल पेंट, बिंदी और कमरबंद, ये सब चाहिए। बाप रे बाप, इतना सब और खरीदोगी अभी? हाँ, और जोड़े में लगाने के लिए बहुत प्यारे से फ्लावर्स चाहिए, वो तुम उसी दिन याद से भिजवा देना। और हाँ, मैं छुप कर आई हूँ, जल्दी से शॉपिंग करवाओ मेरे पसंद की। अगर कुछ रह गया ना तो देखना शादी ही नहीं करूँगी। अरे जान, ऐसे मत बोलो, शादी तो तुमसे करके ही रहूंगा, इसीलिए चलो तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट करवाऊं। इतना बोलकर व्योम एक एक करके उसे सारी शॉपिंग करवाता है, जिसमें वो हर सामान को लेने में 2-3 घंटे लगाया करती। सब सामान लेने के बाद वो व्योम के गले लगकर बोलती है, थैंक यू व्योम, तुमने मेरी सारी मनपसंद चीजों की शॉपिंग करवा दी। अब देखना कितनी सुंदर लगूंगी उस दिन। तुम तो पहले से ही इतनी अच्छी लगती हो मुझे जान, अब क्या जान लेकर मानोगी मेरी? हट पागल। इतना बोलकर व्योम उसे घर पर ड्रॉप करता है और प्राची चुपके से अपने बेड पर आकर लेट जाती है। किसी को पता नहीं चलता। 2 दिन बाद में प्राची के हाथों में व्योम के नाम की मेहंदी लगती है, जिसका रंग बहुत गहरा आता है। और अगले दिन उसकी शादी बड़ी धूमधाम के साथ व्योम से होती है। सारी फैमिली एक साथ फोटो क्लिक करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।